हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से बेनिफिट यूज कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। तो लास्ट हमने काफी सारी वीडियोस के अंदर क्लास 8, 9, 10th की मैथमेटिक्स को काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो चलिए आज देखते हैं कि आज कौन सा टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और कौन सी क्लास के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के काफ़ी अच्छे खासे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कुछ लॉज ऑफ कन्वर्जन के हमने रूल्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि हमने मास वाला रूल पढ़ लिया था, एवोगाद्रो वाला पढ़ लिया था, मतलब इस टाइप से हमने बहुत सारे रूल पढ़ लिए थे। गैलुसेक का रूल्स भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और कुछ हमने किए थे क्वेश्चंस। ठीक है, आज कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को, केमिस्ट्री को, इसको आज अपन कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास से। आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जिसे अपन ने शॉर्ट में लिख रखा है GAM। साथ में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास और एक फॉर्मूला मास। 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे और हमने जितना भी अभी तक डिस्कस कर लिया है, जितना भी हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर अप कर लिया है, जितने भी क्लासेस हमने ली है, चाहे वो क्लासरूम्स की हो चाहे वो ऑनलाइन हो, सबको मिक्स करके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के, आज हम करेंगे वो। ठीक है, 3 टॉपिक्स प्लस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने पास ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात कर लूं, मुझे हाइड्रोजन की बात करनी है। अब हम हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं 1.008 AMU इस टाइप से होता है। ठीक है, उसे अगर मैं ग्राम में डिनोट कर दूंगा, पीछे जो AMU है, ठीक है, ध्यान रखना AMU को शॉर्ट फॉर्म में U लिखा जाता है, इसलिए इसने U लिख रखा है। हम अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, जिसे हम लमसम 1 मान लेते हैं। लगभग हम 1 ही यूज करते हैं 99% केस में। किसी किसी केस में हम थोड़ा सा पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम 1 ही यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पीछे से U को हटा के सिर्फ G लिख देता हूं, G फॉर ग्राम, तो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसी टाइप से अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन का कितना होता है 12U। भाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U या 12 AMU। अगर मुझे उसे ग्राम में डिनोट कर देना है, अगर मैं पीछे U को हटा के G लगा देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 7th नंबर पे आता है। ठीक है, इसका मतलब उसका वेट कितना हो गया 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 AMU। एटॉमिक की बात कर रहा हूं। अगर मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो होगा 14 ग्राम। यानी कि पीछे से U हटाया, AMU हटाया और ग्राम लगा दिया, तो क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास बन गया। ठीक, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। देखो, अगर जनरल बात करी जाए मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा हम कार्बन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कार्बन का वेट होता है 12। ठीक है, तो कार्बन की 1/12 हम ये मानते हैं कि कार्बन का जो 12वां हिस्सा है, जो उसका 12th पार्ट है, उससे हम कंपेयर करते हैं कि कोई चीज उससे कितनी हैवी है और कितनी लाइट है। हम वहां से कंपेयर करते हैं। देखते हैं डेफिनेशन फटाफट से। कहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट मॉलिक्यूलर मास, इसको चेंज करता हूं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं इसको। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस is heavier than 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom। मैंने अभी बताया कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं। कार्बन के हम एक जो मॉलिक्यूल है उससे क्या करते हैं, ये हम ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन का जो एटम है हम उससे कंपेयर करते हैं। कार्बन का वेट कितना होता है 12 होता है। तो अगर मैं कार्बन का एक ही शॉर्ट फॉर्म लेना चाहूं, यानी कि मैं अगर उसमें से एक ही एटम उठा लूं, ठीक है भाई, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक, जिसका टोटल वेट होता है 12। अगर मैं कार्बन का भी एक ही आदमी लेके चल रहा हूं, या फिर अगर मैं ऐसे बोल दूं कि कार्बन का 1/12 पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे सामने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कितना हैवी है, ऐसे कंपेयर किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास देखो,
डेफिनेशन में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला बना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का वजन अपॉन में है 1/12 इनटू में मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, नीचे वाले स्टेप को देखो, 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। मुझे एक चीज बताओ, एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है? 12। 12 से 12 कैंसिल, नीचे क्या बचा? नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके से मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? जो उसका एक्चुअल वेट था। भाई मुझे कंपेयर करना है सपोज हाइड्रोजन को, मुझे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? कार्बन के साथ में। अब मुझे साफ साफ पता है कि यार डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो क्या आ रहा है? 1। ऊपर लिखा हुआ है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, मैंने सब्सटेंस कौन सा लिया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। तो 1/1 कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या आया? 1 आया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से काफी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल लिया है किसका? नाइट्रोजन का। किसका एग्जाम्पल ले रहा है? नाइट्रोजन का। कहता है वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज 28 टाइम्स हैवियर। खुद बोल रहा है कि एक नाइट्रोजन है जो 28 गुना भारी है। 28 गुना भारी है किससे? 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन के 1/12 पार्ट से वो कितना भारी है? 28 गुना भारी है। एक बार जरा इस फॉर्मूले में रखना, मॉलिक्यूलर मास इक्वल, ऊपर तो कौन बैठेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वेट इसने खुद ने दे दिया, कितना है? 28। तो ऊपर तो लिख दो 28 अपॉन 1/12 इनटू कार्बन का मास कितना होता है? 12। 12 से 12 कैंसल, नीचे बचा 1। 28 में 1 का डिवाइड कितनी बार? 28 बार। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आने वाला है? 28U। और अगर इसी को ही मैं कन्वर्ट कर दूं ग्राम एटॉमिक मास में तो क्या बन जाएगा? 28 ग्राम। बस U को हटा के पीछे क्या लगाएंगे? G लगाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर में तो 1 ही है देखा जाए तो एक तरीके से, भले ही हम कार्बन से कंपेयर कर रहे हो लेकिन रियलिटी में नीचे कौन बैठा है? एक ही बैठा है। ठीक है, अब देखो आगे बोलता है मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है किससे? एटॉमिक मास से। कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल मे बी कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कहता है मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे नीचे एग्जांपल दे दिया C2H6, कोई भी एक मॉलिक्यूल है C2H6 जिसे बोलते हैं ईथेन। क्या बोलते हैं? ईथेन, या फिर एथेन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, C2H6 में कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो इसका मतलब 2 कार्बन का वेट प्लस में 6 हाइड्रोजन का मास, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मुझे टोटल मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा। क्या मुझे टोटल मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा? भाई सपोज मैं मार्केट गया, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं मार्केट गया, ठीक है, किसी दूध यहाँ मतलब डेयरी पे चला गया मैं, ठीक है, डेयरी वाले को मैंने बोला कि भैया 1 किलो दूध देना है। क्या देना है? 1 किलो दूध देना है और 1 किलो घी देना है। 1 किलो दूध और 1 किलो घी। मुझे बताओ टोटल प्राइस तुम कैसे निकालोगे? भाई टोटल प्राइस तुम कैसे निकालोगे? घी का रेट प्लस में मिल्क का रेट, भाई दोनों को ऐड करोगे जब भी तो उसे तुम टोटल पे आउट करोगे। तो सेम वही चीज है, हमने क्या किया, C2H6 ऐसे मान लो कार्बन हमारा क्या है? मिल्क है, और हाइड्रोजन हमारा क्या है? घी। इसका मतलब जब मैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स को और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, उनके मास को ऐड करूंगा तभी तो मैं बताऊंगा टोटल कितना है, वरना मुझे पता ही नहीं लगेगा। ठीक, समझ रहे हो ना बात क्या कह रहा हूं मैं? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेन कितना हो गया? C2H6, यानी कि 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स का, या ऐसे बोल दो कार्बन के 2 एटम्स का एटॉमिक मास प्लस में हाइड्रोजन के 6 एटम्स का एटॉमिक मास। अब एक चीज बताओ, एक कार्बन का कितना होता है? 12, तो 2 का कितना होगा? 24। ठीक है, प्लस में एक हाइड्रोजन का कितना होता है? लगभग 1 मान लो, अगर मैं एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करता हूं, लगभग 1 मान लो, है ना। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का है, तो 6 कितने के हो गए? 6 के। 24 और 6 लगभग कितना आ जाएगा? 30U, या फिर 30 ग्राम। अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछोगे तो 30 ग्राम, और अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे हो तो कितना आ जाएगा? 30 AMU या फिर 30U। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वही चीज है,
इसलिए मैंने आपको मार्केट वाला एग्जाम्पल दिया क्योंकि वो चीज़ हमें जल्दी समझ में आती है। उसके बाद देखो वापस से एक CO2 का पूछ रहा है, कहता है मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का बताओ। पहले तो मुझे बताओ कार्बन कितना है इसमें, पहले तो मुझे ये बताओ इसमें कार्बन कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कितने कार्बन है और कितने ऑक्सीजन है इसमें, जल्दी से बताओ। अच्छा कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2, बिल्कुल सही आंसर है सबका, बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बता दो इसका टोटल मोलिकुलर मास कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, मैं लाइव हूँ कमेंट्स के अंदर, जल्दी से बताओ भाई। प्रीमायर शो चल रहा है, प्रीमायर एक तरीके से लाइव वीडियोस होती हैं। जल्दी से CO2 का मुझे बताओ मोलिकुलर मास कितना होगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। देखो टोटल कितना आएगा 44, बिल्कुल सही है। देखो कैसे आया, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 पता है मुझे, प्लस में 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32 में 12 ऐड करो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले, जल्दी से बताओ मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। भाई HNO3 का मोलिकुलर मास बताना है, जल्दी से बताओ। मोलिकुलर मास भी बताना है और मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी में ही है कि HNO3 का आपको ग्राम एटॉमिक मास भी बताना है। क्या बताना है, ग्राम एटॉमिक मास, ये भी आपको बताना है, ठीक है। हालांकि ये ग्राम एटॉमिक मास तो बोलना गलत है, ग्राम मोलिकुलर मास ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्सनल एटम की बात नहीं कर रहे, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, दोनों आंसर बताओ मुझे। एक मोलिकुलर मास बताना है HNO3 का और एक ग्राम मोलिकुलर मास बताना है HNO3 का। भाई ये तो बिल्कुल ईजी है, पीछे से U हटा के G लिखना है, डिजिट तो सेम ही आएगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, लमसम 1, लमसम मान के चलते हैं ना, हम पॉइंट्स वाला डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक्यूरेट लेके चल रहे हैं। हाइड्रोजन का लगभग एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का कितना हो गया 48 प्लस 14 कितना हो गया, 48 प्लस 14 कितना हो गया बताओ, 62 और 1 कितना हो गया 63, है ना, इजी है ना। तो मेरे हिसाब से इजीली निकाल सकते हो तुम, ठीक है। अब नीचे एक और क्वेश्चन है, आपको करके दिखाना है। एग्जाम्पल है NCERT का, बुक कोई भी ओपन नहीं करेगा, बुक क्लोज होनी चाहिए सबकी, चीटिंग कोई नहीं करेगा। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, बताओ इसका मोलिकुलर मास बताओ। भाई एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 का कितना हो गया 72, बात समझ में आ गई 72, ठीक है। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो 12 का कितना होगा 12, तो 72 में 12 ऐड किया तो कितना हो गया 84, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन 16 का होता है, एक ऑक्सीजन 16 का होता है, तो 6 कितने के हो जाएंगे, लगा लो। अरे बात समझ में आ रही है, कैसे निकालते हैं पता है ना भाई। मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, 6 कार्बन का प्लस में 12 हाइड्रोजन का प्लस में 6 ऑक्सीजन का, ठीक है। टोटल जब भी आप करोगे, टोटल आप करोगे कितना आ जाएगा 186, मैं लमसम की बात कर रहा हूँ। इसने कार्बन का लिया है 12.011, हमने एक्यूरेट लेके चल रहे हैं, हम एकदम प्योर डिजिट लेके चल रहे हैं, हम पॉइंट्स वाली यूज नहीं कर रहे हैं, हम डेसिमल यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 6 कार्बन का हमने डायरेक्ट लगा दिया 72, 12 हाइड्रोजन का 12 और 16 6 जा 96, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप करोगे तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा 180, कोई पॉइंट्स में आपका आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद एक और छोटी सी डेफिनेशन आती है ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिक्यूल। अभी अभी मैंने बताया था क्या कि मोलिकुलर मास के पीछे अगर मैं ग्राम वर्ड डिनोट कर देता हूं, यानी कि मैं एक सिंबल लगा देता हूं G, तो क्या बन जाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। देखो वही चीज है, मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलिक्यूल मास, यानी कि GMM और ग्राम मोलिक्यूल। बात समझ में आ गई भाई। मोलिकुलर मास जो हम निकाल रहे हैं, मैंने निकाला मान लो 180U, मैंने ये निकाल लिया। अगर मैं U को हटा के G लगा देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा GMM। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और देखते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस हैं। अभी तो बहुत कुछ है, 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल वापस से C6H12O6, अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था लमसम 180U।
अगर यू को हटा के जी लगा दूंगा पीछे तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अमोनिया का निकाला है NH3 का, भाई नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस में 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया 3, टोटल बनता है 17 यू यानी कि मोलिकुलर मास। कहता है ग्राम मोलिकुलर मास बताओ, तो कितना हो जाएगा, यू को हटाओ जी लगाओ 17 ग्राम। बात समझ में आ रही है? जिसको समझ में आ रही है यस लिखो कमेंट बॉक्स में, फटाफट से यस करो और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देखते, एक और एग्जाम्पल, एक और कॉपी पेन रेडी रखना भाई आज। कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम, कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का 1.5 ग्राम है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है मास ऑफ 0.5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ शुगर, शुगर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, 1 ग्राम कैल्शियम का जो वेट होता है, 1 ग्राम कैल्शियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40, कितना होता है 40, किसकी वैल्यू पूछ रहा है 1.5 की, क्या करोगे 40 को 1.5 से मल्टी कर दो, 1.5 से मल्टी कर दो, कितना हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, इसी टाइप से मुझे पता है कि 1 ग्राम शुगर, अब देखो शुगर का सिंपल सा, पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बुक वाले ने तो सीधा लिख दिया 342, आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, 1 कार्बन का वेट कितना होता है 12, तो 12 कार्बन का वेट कितना होगा 144, प्लस में 1 हाइड्रोजन 1 का होता है तो 22 हाइड्रोजन कितने हो गए 22 के, तो 144 और 22 ऐड करना है, प्लस में 1 ऑक्सीजन 16 का होता है तो 11 ऑक्सीजन कितने हो गए 16 इंटू 11। इनको सॉल्व करना है तो आपके पास टोटल वेट आएगा 342, यानी कि शुगर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 342 होता है। ठीक है, ग्राम में बात चल रही है तो हम बोलेंगे 1, मतलब हम क्या बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, हम फिलहाल ये निकाल रहे हैं, तो 342 जी। ठीक है, अच्छा पूछा किसका है 0.5 का, भाई 1 ग्राम का 342 होता है तो 0.5 का कितना होगा, 0.5 से मल्टी कर दो, कितना आएगा 171। भाई 1 ग्राम का पता है, आधे ग्राम का पूछा है तो डिवाइड कर दो 2 का, या तो ऐसे कर लो, या फिर 0.05 से, गलत लिख रखा है 0.05 नहीं 0.5 ही आएगा, ये गलत है, यहाँ पर 0.5 आएगा, ये मिसप्रिंट बहुत दे रहा है बुक वाला, 0.5 आएगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, कुछ भी हार्ड अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। अब आता है फॉर्मूला मास, हमने अभी तक किसको डिस्कस कर लिया GMM को, किसको कर लिया GMM को। ठीक है, और एक हमने डिस्कस किया GAM को, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास को, और ग्राम मोलिकुलर मास को, हमने 2 चीजें डिस्कस करी हैं। अब हम पढ़ते हैं FM फॉर्मूला मास। ठीक है, देखो सम कंपाउंड्स पर्टिकुलरली आयनिक कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कुछ कंपाउंड्स में आयन होता है, जैसे कि NaCl में 2 आयन से कौन कौन से Na+Cl-, KCl K+Cl-, MgCl2 Mg+2Cl-, do not form discrete molecules, they always form macromolecules, यानी कि छोटे मोलिक्यूल्स नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं हमेशा बड़े मोलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं बड़े मोलिक्यूल्स बनाते हैं। आगे है इन दीज कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ऐसे बड़े कंपाउंड्स में क्या होता है, बड़ी मात्रा में पॉजिटिव आयंस होते हैं और बड़ी ही मात्रा में क्या होते हैं नेगेटिव आयंस, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं 3 डायमेंशनल, यानी कि 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना हमारी आइज पता नहीं कितने डीज को देख सकती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एनवायरनमेंट के अंदर, स्पेस में अगर मैं बात कर रहा हूं, कोई भी चीज हमारी आंखों के सामने है, ठीक है, वो 3D भी हो सकती है 2D भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला ब्लैक बोर्ड, जल्दी से बताओ 2D है या 3D है, मैंने बोला ब्लैक बोर्ड, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, ब्लैक बोर्ड है 2D। मैंने बोला वॉल, कमरे की जो दीवार होती है वो 2D है 3D है, 2D, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल क्या होता है 2D, लेकिन मैंने अब एग्जांपल दे दे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारे कौन है 3D, क्योंकि इनमें 3 लेंथ चाहिए, कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ और साथ में हाइट। जब भी 3 चीजें आ जाएं तो कैसी बनती है 3D स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल रखी है ग्राउंड के ऊपर,
कैसी है, 3D स्ट्रक्चर। तुम्हारे हाथ में बॉल रखा हुआ है, बॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, 3D स्ट्रक्चर, तो ये सारे 3D हैं। इसी टाइप से NaCl वगैरह क्या बनाते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके आपस में 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे है फॉर एग्जाम्पल Na+ एंड Cl-, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NaCl इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिक, एक क्रिस्टल की फॉर्म रेडी कर लेते हैं, क्रिस्टल का जाल बना देते हैं। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, Na+ की होल पावर n, क्लोरीन माइनस की होल पावर n। अब ये कैसे पता लगा, ध्यान होगा हमने क्लासरूम में डिस्कस किया है, हमने मॉलिक्यूल्स बनाना सीखे, फॉर्मूलाज रेडी करने सीखे हमने। पता है ये चीजें कैसे सीखे हमने, पता है आपको? जो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो क्रॉस मल्टी होकर इनके नीचे आ जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी ऐसे ही रेडी होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं मान लेता हूं, देखो Na+ के मान लो मैंने n मॉलिक्यूल ले लिए, Cl- के भी n मॉलिक्यूल लिए, जहां पर n सिंपली टेल्स दैट n+ एंड Cl- आर प्रेजेंट इन द रेशियो 1:1, n से n कैंसिल, क्या बचा 1:1। इट इज कॉल्ड यूनिट फॉर्मूला ऑफ NaCl, ये क्या बन जाएगा इसका, यूनिट फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी का ही पूछ लिया गया, इसी का ही पूछ लिया भैया फॉर्मूला मास बताओ, एक तरीके से यही मान लो कि हमने मोलिकुलर मास निकाला है, मोलिकुलर मास बताना कितना होगा, Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को ऐड कर लो कितना आ गया 58.5। टॉपिक फॉर्मूला मास चल रहा है इसलिए हमने फॉर्मूला यूज किया, मोलिकुलर मास होता तो ये मोलिकुलर मास है। कुल मिला के ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे लगभग सेम है, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। इन ऑल आयनिक कंपाउंड्स देयर फॉर्मूला मास इज यूज एज देयर मॉलिक्यूलर मास, देखो खुद ने लिख दिया, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फॉर्मूला मास हो तुम निकाल रहे हो, जो फॉर्मूला मास हम निकाल रहे हैं वही कौन होता है, उसका मोलिकुलर मास होता है। अब ये भी निकालना सीखा था ना मोलिकुलर मास, पता है ना, जल्दी से बताओ CH4 का बताओ फिर, अच्छा चलो सीखा है ना, CH4 का बताओ, CH4 का मोलिकुलर मास बताओ कमेंट में जल्दी से, CH4 का मोलिकुलर मास बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। 16 किसका आंसर आ रहा है, 16 राइट आंसर है 16, ध्यान रखना। कार्बन कितने हैं, एक, और एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, प्लस में 4 हाइड्रोजन, कितना होगा है। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर अमोनिया, भाई अमोनिया का मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है, NH3 बनाना है, कि कैसे आया, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है N2 + 3s2 इक्वल होता है 2NH3, ये रिएक्शन बनानी है हकीकत में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके अमोनिया बनाना है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज इधर देखो, अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर चलते हैं और कुछ नहीं है, टाइम पास करवाएगा। अब ये नाइट्रोजन मैंने ले लिया 1 वॉल्यूम, कितना ले लिया मैंने 1, और हाइड्रोजन ले लिए मैंने 3, कितने ले लिए 3। आप देख सकते हो रिएक्शन के अंदर भी नाइट्रोजन आगे 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं आगे 3 है, तो अमोनिया कितने बन गए 2 बन गए, कितने बन गए 2। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल कौन बनेगा, अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल कौन बनेगा, अमोनिया। या फिर आप ऐसा ले लो कि अगर नाइट्रोजन आधा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3/2, तो अमोनिया भी कितना बनेगा 2/2 यानी कि 1, भाई सबको आधा कर दिया, ठीक। तो ये कुछ नहीं चल रहा, ये कुछ भी नहीं है, टाइम पास हो रहा है, ये तो बस रिप्रेजेंट करने का एक वे लेके चल रहे हैं। भाई पहले ले लिए n मॉलिक्यूल, फिर लिया 1 मॉलिक्यूल, फिर ले लिया आधा मॉलिक्यूल, तो ये कुछ भी नहीं है। देखो आधा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, अगर मैं आधा मॉलिक्यूल ले रहा हूं किसका, नाइट्रोजन का, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन का एक ही तो एटम है। भाई आधा मॉलिक्यूल लेने का मतलब कितना है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है। देखो ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल बोल रहा हूं फिर मैं एटम बोल रहा हूं। 1/2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में 2 आदमी बैठे हैं, अगर आधा मॉलिक्यूल है इसका मतलब 2 से 2 कट के कितना बचा, 1 एटम, और 3/2 मॉलिक्यूल है इसका मतलब 3 एटम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा आप देखो आगे देखो, तो यहां पर अपने पास थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, देखो देखो क्या बन गया, देखो अमोनिया रेडी कर दिया ना इसने, कहता है एक मॉलिक्यूल किसका, अमोनिया का, और 1 एटम किसका, नाइट्रोजन का। एक मॉलिक्यूल बना लिया किसका, अमोनिया का। अब अमोनिया बना कैसे, 1 नाइट्रोजन लिया और 3 एटम किसके लिए, हाइड्रोजन के, तो क्या बन गया NH3। भाई सिंपल सी बात थी। भाई अगर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो एटम आपको ऐसे ही तो लेने पड़ेंगे। मैंने लिया था आधा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आधा था, इसका मतलब एटम कितना था 1,
एटम हमेशा डबल डबल होता है, ध्यान रखना। एटम हमारे मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं, ठीक है। और अगर मैं 3/2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे, यानी कि 3 एटम थे, ये ध्यान रखना। तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, क्या बन गया, NH3। क्या बन गया, NH3, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अ सैंपल ऑफ AlF3 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड कंटेन कर रहा है 3 × 10⁴ फ्लोरीन, ठीक है भैया। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन इट। भाई साहब ये बताना है, फॉर्मूला यूनिट बतानी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, AlF3 को ध्यान से देखो, AlF3 को ध्यान से देखो। एक AlF3 के अंदर कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन आयन है। कितने फ्लोरीन आयन है, 3। और इन 3 फ्लोरीन आयन से क्या बनता है, एक फॉर्मूला यूनिट बनती है। मतलब मेरा एक ही तो फॉर्मूला बना, एक एल्यूमिनियम और 3 फ्लोरीन को जोड़ने से एक ही तो फॉर्मूला बन रहा है मेरा, ठीक है। एक फॉर्मूला बन रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, एक फ्लोरीन आयन अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना यूनिट बनेगा, 1/3। भाई एक स्टेप इसमें मैंने एक्स्ट्रा बताया, क्या बताया कि एक फ्लोरीन आयन में निकालूंगा तो कितना बनेगा, 1/3 फॉर्मूला यूनिट बनेगी, ठीक है। अब क्या करना है, 3 × 10⁴ का निकालना है, बोथ साइड से मल्टी करो। 3 × 10⁴ फ्लोरीन आयन इक्वल होगा 1/3 × 3 × 10⁴। तो कितना बन गया भाई, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, 10⁴ फॉर्मूला यूनिट्स। सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आप पहले तो नोटबुक में नोट करना, उसके बाद समझना कि ये क्वेश्चन में हुआ क्या। क्योंकि मुझे पता है 3 फ्लोरीन से 1 यूनिट बन रही है, 3 फ्लोरीन से 1 यूनिट, तो 1 फ्लोरीन से कितनी बनेगी, 1/3 यूनिट। 1 फ्लोरीन से कितनी बनेगी, 1/3 यूनिट। लेकिन मेरे पास कितने सारे फ्लोरीन है, 3 × 10⁴ फ्लोरीन है। दोनों साइड मल्टी करो और आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, 10⁴ यूनिट्स। इजी था। अच्छा, अब आता है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैव 2 आइसोटॉप। एक एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है, कितना दे दिया, वो A दे दिया, लेकिन इस A के 2 क्या है, आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। क्या है, 2 आइसोटॉप्स। मास नंबर ऑफ हैवियर आइसोटॉप, भारी वाले आइसोटॉप का वजन कितना है, A+2। छोटे वाले का यानी कि जो हल्का है उसका वजन कितना है, A-2। कहता है कैलकुलेट करके बताओ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ द आइसोटॉप हैविंग लेस मास नंबर। ये बताओ कि नेचर के अंदर कौन कम है। भाई इन दोनों को देख के ये बताना है कि हैवी वाला ज्यादा मात्रा में है या फिर लाइट वाला ज्यादा मात्रा में, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक। एक चीज बताओ, मार्केट में 2 आदमी बैठे हैं, मार्केट में 2 आदमी बैठे हैं, तो मैंने ये मान लिया कि A+2 वाला जो है, A+2 वाला जो है, या ऐसे मान लो A-2 वाला जो आदमी है वो है X। A-2 वाले जो आदमी मार्केट में बैठे हैं वो कितने हैं, X, ठीक है। मान लो मार्केट में 100 आदमी हैं, तो A+2 के कितने बचे भाई, अगर A-2 के X आदमी हैं तो A+2 के कितने बचे, 100 - X, यही तो बचा। कितने बचे, 100 - X। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, कैसे निकालोगे, अगर एक पेंसिल का वेट, ध्यान से सुनना, एग्जांपल दे रहा हूं, एक पेंसिल का वेट A+2 है, एक पेंसिल का वेट A+2 है, तो X पेंसिल्स का वेट कितना होगा, X × A+2। बात समझ में आ रही है भाई, इसीलिए मैं पेंसिल वाला एग्जांपल्स देता हूं। अगर एक पेंसिल का वजन A-2 है तो 10 पेंसिल का वजन कितना होगा, 10 × A-2, यही तो होगा। एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने की होगी, 10 × 5, यही तो होगा, मल्टी करना है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया A-2। A-2 कितने मार्केट में, X, तो X × A-2 टोटल आदमी, प्लस में A+2 कितने हैं मार्केट के अंदर, 100 - X, अपॉन में 100, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 100 आदमियों से कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। मल्टी करो, X × A X है, माइनस का X × 2 2X, प्लस में 100 × A 100 है, माइनस का सॉरी प्लस का 100 × 2 200, माइनस X × A X है और माइनस का 2X, ठीक है। कुछ कट रहा है तो देखो, X से X से कट गया, और देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब ध्यान से देखो, -2x कितना हो गया, माइनस का 4x। नीचे जो 100 है उसको करो क्रॉस मल्टी, उसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टी, कितना हो जाएगा, 100A। 100A को उठा के वहां शिफ्ट करो, कैंसिल भाई, 100A में से 100A चला के कितना बचा, 0। 200 को उठा के शिफ्ट करो, -200, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी।
ये आपको ट्राई करना है खुद। ये कैलकुलेशन ओरली जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपका माइंड कैलकुलेटिव है, आपके पास स्पीडी कैलकुलेशन है, यानी कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपका माइंड एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तभी कैलकुलेशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, खासकर फिजिक्स तो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपके भेजे में अच्छे से आनी चाहिए। केमिस्ट्री में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, पर हाँ काफ़ी हद तक है। 50% मैं कह सकता हूँ कि मैथ्स वाली कैलकुलेशन फिजिक्स में यूज़ होगी। ठीक है, और अभी तो मोल स्टार्ट नहीं हुआ। सबसे गजब टॉपिक तो इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ मोल है। मोल पढ़ लिया समझ लो सब कुछ पढ़ लिया। और मोल तो क्या शानदार तरीके से करवाएंगे अपन। कोशिश मैं कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड का उसमें यूज़ हो जाए तभी आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, और अगर पेपर पेन भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस कैलकुलेशन को करके देखना, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करो, वापस से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन 1 ml ऑफ एन आइडियल गैस एज एट एसटीपी। एक होता है एसटीपी, एक होता है एनटीपी, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, ये कहता है 1 मिलीलीटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं। 1 मिलीलीटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ देखे कोई गलती तो नहीं करी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होता तो एक झटके में आंसर दे देते इसका, एक झटके में आंसर दे देते। फिलहाल तुम ये मान के चलो कि एसटीपी पर या एनटीपी पर जो टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं मिलीलीटर के अंदर, 1 मिलीलीटर में जो टोटल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 224,000, यानी कि 22,400 मिलीलीटर गैस होती है। ये वॉल्यूम में ध्यान रखना, 1 मिलीलीटर की बात कर रहा हूँ, 1 ml में इतने सारे होते हैं। ठीक है, और जस्ट उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, 6.22 10⁻23। ये ध्यान रखना, ये जो मैंने डिजिट बताई है ये 1 मोल की डिजिट है। 1 मोल में 22,400 मिलीलीटर गैस होती है और 1 मोल में ही 6.022 10⁻3 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, 1 की वैल्यू चाहिए। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम वापस से रिपीट करेंगे जब हम मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब मॉल कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये आप एक झटके में कर दोगे, यानी कि 1 सेकंड में कर दोगे इस क्वेश्चन को, 1 सेकंड में कर दोगे, इतना ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में क्या करना है। 1.35 इसको देखो ध्यान से, 1.35 एग्जाम्पल है। इन 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, 2 ऑक्साइड है और मेटल है उसमें M। ठीक है, द मेटल इज 50% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। भाई 2 मेटल हैं, 2 मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना। अब ऑक्साइड पता नहीं कौन सा और मेटल पता नहीं कौन सा है, 2 हैं। मैंने मान लिया मेटल फर्स्ट है और एक है मेटल सेकंड। ठीक है, पहले में मेटल कितना है 50% और दूसरे में मेटल कितना है 40%। ठीक, अब मुझे एक चीज़ बताओ, पहले में मेटल अगर 50% है तो ऑक्सीजन कितनी बची, 100 माइनस 50 यानी कि कितनी बची 50%। और दूसरे में अगर मेटल 40% है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी बची, 100 माइनस 40 यानी कि 60%, 100 माइनस 40 यानी कि 60%। ठीक है, अच्छा अब ये कहता है इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MO2, इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड, अगर पहला ऑक्साइड जो है वो MO2 है यानी कि 1 मेटल है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, कोई बात नहीं, कहता है सेकंड का फॉर्मूला बताओ, सेकंड का फॉर्मूला बताना है कि क्या आने वाला है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं भाई सेकंड का फॉर्मूला कितना आएगा, अभी बताते हैं इसको। देखो ये मान लो सपोज x इज द एटॉमिक मास ऑफ मेटल M। x क्या है मेरे पास, एटॉमिक मास है किसका, मेटल M का। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बोला इसने MO2, क्या बोला ध्यान से सुनना, MO2, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है मेरे पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ध्यान दो, परसेंटेज निकाल रहा है ऑक्सीजन का, क्या निकाल रहा है, परसेंटेज निकाल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी नंबर का अपन परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, तो वो आता है जिसका परसेंट निकाल रहे हैं ऊपर वो वाला आदमी बैठेगा। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर, या फिर ऐसे मान लो कि ऊपर जो आदमी बैठा है उसका मास अपॉन में टोटल मास इनटू में 100। भाई मार्कशीट में परसेंटेज कैसे निकालते हो, ऑब्टेन मास यानी कि जो आपने प्राप्त किए, अपॉन में टोटल मार्क्स जो पूरी सबको सारे सब्जेक्ट को जोड़ के आते हैं, इनटू में 100, ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। ये निकाल रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। मुझे एक चीज पीछे देख के ये बताओ, क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तुम्हें पता है क्या पहले मेटल में, भाई बिल्कुल पता है, कितनी है 50%।
कितनी है 50%। और मुझे ये भी पता है उसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। तो इसका मतलब 32 ऊपर ये मुझे प्राप्त हुए। अपॉन में टोटल वेट कितना होगा MO2, M के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया X वजन है उसका, प्लस में O2 यानी कि 32। तो इक्वेशन बनी 32 अपॉन एक्स प्लस 32 इंटू में 100 और इक्वल कितना है ऑक्सीजन 50% दे ही रखा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे भाई कैलकुलेट, 32 इंटू 100 कितना बन गया 3200 अपॉन में 50 और ये क्रॉस मल्टी करके एक्स प्लस 32। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 32। कितनी आ गई 32। इसका मतलब जो मेरे पास मेटल बैठा है पहला वाला, इसका मतलब जो मेरे पास पहला वाला मेटल है उसका वजन कितना आया है 32 आ गया। कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, चलो सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, मेटल तो दोनों में एक ही था, पहले ऑक्साइड में भी और दूसरे ऑक्साइड में भी मेटल तो एक ही है। इसका मतलब मेटल का तो वजन फिक्स हो गया, कितना रहेगा 32 रहेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, क्या क्वेश्चन ने ये बताया क्या कि सेकंड वाले के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है? ये बताए? नहीं बताए। उसने ये बताया ही नहीं कि सेकंड वाले ऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन बैठे हैं, उसने तो ये बताया ही नहीं। तो मैंने मान लिया कि भैया N बैठे हैं। कितने बैठे हैं N4, कुछ भी मान लो, N4 नरेश, या जो भी इच्छा हो। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा MON। फॉर्मूला क्या बनेगा MON। भाई मेटल तो फिक्स हो गया, एक ही मेटल है और 32 वजन है उसका। ऑक्सीजन का वजन होता है 16, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितने हैं, मैंने मान लिया कि N बैठे हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इस बार परसेंटेज निकाल रहे हैं मेटल की। किसकी निकाल रहे हैं? मेटल की। तो मेटल इस बार कितना है 32 अपॉन में एक मेटल है तो 32 प्लस में ON, एक ऑक्सीजन 16 का तो N ऑक्सीजन कितने 16 इंटू N इंटू में 100 इक्वल कितना 40%। दूसरे वाले में ध्यान से देखो, दूसरे वाले ऑक्साइड के अंदर जो दूसरा वाला मेटल ऑक्साइड है उसमें मेटल कितना है 40% है, तो किसके इक्वल कर दिया 40 के। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो N कितना आ जाएगा 3। N जैसे ही 3 आया इसका मतलब मुझे पता लग गया कि ऑक्सीजन कितने बैठे हैं 3 ऑक्सीजन बैठे हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया MO3। क्या बन गया MO3, या फिर इसको बोल सकते हैं M2O6। क्या बोल सकते हैं M2O6। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसका? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। कॉपर का एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, एवरेज एटॉमिक मास दिया है। ठीक है, कितना है 63.5। कोई बात नहीं, कहता है इसके 2 आइसोटॉप हैं, एक जिसका वेट है 63 और एक जिसका वेट है 65। देखो आइसोटॉप में ध्यान रखना हमेशा, मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आइसोटॉप में जो इनका नंबर होता है, जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो पोजीशन तो होती है सेम, लेकिन इनका वजन अलग अलग होता है, इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एक का है 63, दूसरे का है 65। ठीक है, कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज अबेंडेंस इफ ईच आइसोटॉप इन द सैंपल। क्या निकालनी है? परसेंटेज अबेंडेंस निकालनी है। अब देखो ध्यान वाली बात, इस बार थोड़ा सा उल्टा दिया है क्वेश्चन इन्होंने, हालांकि ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज का जो इस वीडियो में हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही है। ठीक है, वहाँ आई थिंक क्लोरीन के बारे में था और यहाँ पर किसके बारे में? कॉपर के बारे में, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक, देखो 63 जिसका वजन है वो वाला कॉपर मैंने मान लिया कितना है X, वो वाला कितना कॉपर है X, तो बाकी कितना बचा 100 माइनस X। सेम वही वाला तरीका अरे लास्ट क्वेश्चन में किया है जिसके अंदर एटॉमिक मास तुम्हें A दे रखा है। अब उसका आंसर मुझे ध्यान नहीं है कितना आया है, आई थिंक 40 पता नहीं 20 आया था जिसके अंदर, ध्यान है आज ही शायद फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने वीडियो के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने एटॉमिक मास ही निकाला, एवरेज एटॉमिक मास, ये वही चीज़ है, ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना है। अभी आपको नोटबुक पेन लेके बैठे हो, वीडियो को यहीं पॉज करो, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यहीं पे ही, और मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिखा रखा है, फिर अपना अपना आंसर मैच कर लो। एक्स की वैल्यू 75 आ गई, यानी कि 35, ये जो ये अरे यार ये गलत लिख देता है, 35 नहीं आएगा 63 वाला 75% है और 65 वाला 25% है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल इजी इजी से हैं। आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, नहीं आता है कमेंट करना है, समझ में नहीं आया है नेक्स्ट इसको वापस से करवाएंगे अपन। ठीक है, देखो अब अपने पास आते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सेल्फली ट्राई करने हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज। ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले हम इनका सॉल्यूशन डिस्कस करें, उसके बाद ही हम किसी टॉपिक को टच करेंगे। ठीक,
सबसे पहले कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। अरे कैसे निकालोगे मोलिकुलर मास, आज ही पढ़ा है। कैसे निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस में 1 ऑक्सीजन 16 और 2 कितना हो गया 18U। और अगर इसी में पूछा होता ग्राम मोलिकुलर मास तो कितना आंसर निकालते 18 ग्राम। इसी तरीके से CO2 का बताओ और CH4 का बताओ। फिर इस वीडियो को ओवर करते हैं आज यहीं पे, काफ़ी लेंथी हो गई है। लमसम आई थिंक 40-45 मिनट्स की हो चुकी होगी वीडियो। जल्दी से बताओ, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं आज ज़्यादा नहीं कर रहे, एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बस आज अपन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। भैया H2O का मैंने बता दिया 18, CO2 का बताओ और CH4 का बताओ। CO2 किस किस का आंसर 44 है, 44 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CH4 का बताओ जल्दी से, जल्दी से CH4 का बताओ। CH4 16, वेरी गुड। किसका आंसर आया है, CH4 का आएगा 16 आंसर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, देख लो आंसर, देख लो आंसर, देख लो। CH4 16 आंसर आएगा बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। आज हमने छोटे छोटे से टॉपिक्स डिस्कस किए, जैसे कि GMM, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला मास, ध्यान रखना फॉर्मूला मास ही मोलिकुलर मास होता है। और उसके बाद हमने देखे हैं क्वेश्चन जो थे वो थे एवरेज एटॉमिक मास के, आइसोटॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस क्वेश्चन उनके आज मैंने 2-3 डिस्प्ले कर दिए थे यहाँ पर। और कल हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसके अंदर आपको मिलेंगे NCERT के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जितना भी हमने कर लिया है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट जो है, कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। अगर थोड़े से मान लो क्वेश्चंस अपने ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे अगली वीडियो में अपना मोल कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, नहीं तो गायब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ध्यान रखना है। और जितना भी अपन ने किया अच्छे से रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को बार बार देखो, पॉज एंड प्ले करो बार बार, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर भी नहीं आता है, कमेंट है, कमेंट में आप मुझे बताओ, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है।